रोमन एम्पायर सदियों तक फैली एक ऐसी कहानी जिसने सच में हमारी आज की दुनिया को आकार दिया। आज के इस विश्लेषण में हम उस विशाल और जटिल साम्राज्य के इस पूरे सफर को समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीवर्स हिंदी में, जहां कहानियां होती हैं जिंदा। आज हम सिर्फ इतिहास की बोरिंग किताबें नहीं पढ़ने वाले, बल्कि एक्चुअली ये देखने वाले हैं कि कैसे एक छोटा सा रिपब्लिक आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। सोचिए जरा, एक छोटा सा शहर और फिर उसने पूरी दुनिया पर राज किया। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, राइज ऑफ द एम्पायर। देखते हैं कि आखिर रोम का ये इतना विशाल विस्तार शुरू कैसे हुआ। अगर हम यहां नजर डालें तो 510 बीसी में जब रोमन रिपब्लिक की शुरुआत हुई थी, तब वो बस नई टेरिटरीज जीत रहे थे। लेकिन फिर ना आपस के सिविल वॉर्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ने उनकी पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। ये सब कुछ जाकर रुका ऑक्टेवियन की जीत पर, जिसके बाद 27 बीसी में प्रिंसिपेट एस्टैब्लिश हुआ। और देखते देखते 117 एडी आते आते रोम अपने विस्तार की सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच चुका था। ये हैं अगस्टस ऑफ प्रीमा पोर्टा, रोम के सबसे पहले एम्परर। 27 बीसी में पता है क्या हुआ था? रोमन सेनेट ने ऑक्टेवियन को सबसे बड़ी मिलिट्री पावर दे दी, जिसे इंपेरियम कहते हैं, और साथ ही उन्हें ऑगस्टस का एक नया टाइटल भी दिया। और इनके पावर में आते ही ना एक लंबा शांति का दौर शुरू हो गया, जिसे इतिहास में पैक्स रोमाना कहा जाता है। एक पूरे साम्राज्य में लंबी शांति, सोच रहे हैं आप? अब जरा यहां देखिए, 117 एडी में एम्परर ट्रैजन के राज में रोम का दबदबा आखिर कहां तक फैला था? मेडिटेरेनियन, यूरोप, वेस्टर्न एशिया और यहां तक कि नॉर्थ अफ्रीका तक। इस विशाल आकार को देखकर ही समझ आता है कि उस दौर में इनका डोमिनेंस कितना मैसिव रहा होगा। खैर, अब इस मैक्रो टेरिटोरियल व्यू से थोड़ा जमीन पर आते हैं और चलते हैं अगले सेक्शन पर, लाइफ, सोसाइटी एंड विमेन। आइए रोजमर्रा के रोमन समाज को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, पर रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति काफी सरप्राइजिंग और प्रोग्रेसिव थी। इंपीरियल एरा आते आते जो पुरानी मानुस मैरिज होती थी ना, जिसमें पत्नी पूरी तरह पति के कंट्रोल में होती थी, वो लगभग खत्म हो चुकी थी। असल में एक शादीशुदा महिला अब अपनी प्रॉपर्टी खुद रिटेन कर सकती थीं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती थीं और अपने बिजनेसेस भी चला सकती थीं। यहाँ तक कि उन्होंने बड़े बड़े पब्लिक वर्क्स के लिए डायरेक्ट फंडिंग भी की थी। ये उस जमाने के हिसाब से सच में बहुत बड़ी बात थी। यहाँ ये जो खूबसूरत फ्रेस्को हम देख रहे हैं, ये उन्हीं पढ़ी लिखी और संपन्न रोमन महिलाओं की झलक दिखाता है। उस जमाने में सेनेटोरियल और इक्वेस्ट्रियन परिवारों की बेटियों को पढ़ाना एक आम बात हुआ करती थी, और एक एजुकेटेड वाइफ को ना किसी भी सोशली एम्बिशियस रोमन परिवार के लिए एक बहुत बड़ा एसेट माना जाता था। चलिए अब आते हैं समाज के एक और बड़े ही दिलचस्प पहलू पर, एंटरटेनमेंट एंड द आर्ट्स। पता है, रोम के कल्चर में एक अनूठा बैलेंस था। एक तरफ हाई आर्ट तो दूसरी तरफ बेहद विसरल पब्लिक स्पेक्टिकल्स। देखिए, एक तरफ था क्लासिकल लिटरेरी थिएटर, जो पूरी तरह ग्रीक से प्रभावित था। इसमें सिर्फ मेल एक्टर्स होते थे, जो मास्क पहनकर काफ़ी एग्जैजरेट करके ट्रेजेडीज परफॉर्म करते थे। लेकिन दूसरी तरफ था माइमस थिएटर। ये बेहद पॉपुलर था और पहले वाले से बिल्कुल अलग था। इसमें कोई मास्क नहीं होता था, एक्चुअली फीमेल एक्ट्रेसेस होती थीं, और ये लोग इम्प्रोवाइजेशन, थोड़ी बोल्ड लैंग्वेज और पॉलिटिकल सटायर पर फोकस करते थे। ये आम लोगों के बीच कहीं ज्यादा ओपनली बोल्ड और पसंदीदा था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि रोम की सोसाइटी अपने इस ड्यूअल नेचर को कितने परफेक्टली बैलेंस करती थी। एक तरफ परफॉर्मेटिव आर्ट की ये झलक और दूसरी तरफ कवि ओविड की ये मूर्ति, जो क्लासिकल लैटिन लिटरेचर के गोल्डन एज की पहचान है। यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स और क्लासिकल लिटरेचर दोनों एक ही वक्त पर फ्लरिश हो रहे थे। एंटरटेनमेंट का एक दूसरा रूप भी था, दी अरीना। ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट, यानी वही तलवारों की लड़ाई, रोमन समाज की रगों में बसी थी। हालांकि ये स्पेक्टिकल्स पब्लिक में बहुत पॉपुलर थे, पर सेनेका जैसे कुछ रोमन राइटर्स ने इन ब्रूटल फाइट्स की खुलकर आलोचना भी की थी। और हाँ, आगे चलकर इन्हीं अरीनाज ने अर्ली क्रिश्चियन मार्टर्स के लिए एक पब्लिक स्टेज का काम किया, जहां उन्होंने अपनी जान दी, जिसका बाद के लिटरेचर में काफी बड़ा रूप देखने को मिलता है। लेकिन देखिए, हर महान कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। हमारा अगला सेक्शन वही है, द फॉल ऑफ रोम। आइए समझते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी सुपर पावर बिखरनी कैसे शुरू हुई। तीसरी शताब्दी में एक बेहद बड़ा संकट आया, जो लगभग 49 सालों तक चला। सिविल वॉर्स और बीमारियों ने एम्पायर को अंदर से हिला दिया।
फिर 330 एडी में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने कैपिटल को रोम से हटाकर कॉन्स्टेंटिनोपल शिफ्ट कर दिया। इससे हुआ ये कि ईस्ट और वेस्ट का डिवीजन एक तरह से परमानेंट हो गया, जिसमें वेस्टर्न एम्पायर आखिरकार 476 एडी में कोलैप्स हो गया, जबकि ईस्टर्न एम्पायर, जिसे हम बाइजेंटीन एम्पायर भी कहते हैं, वो 1453 एडी तक बचा रहा। ये जो वेस्टर्न एम्पायर का कोलैप्स था ना, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। माइग्रेशन पीरियड के दौरान जर्मैनिक ट्राइब्स और अटिला के हुन्स के लगातार हमले इसकी सबसे बड़ी वजह बने, और आखिरकार 476 एडी में जर्मैनिक लीडर ओडोआसर ने अंतिम वेस्टर्न रोमन एम्परर रोमुलस ऑगस्टस को गद्दी से उतार दिया। बस यही वो पल था जिसे वेस्टर्न एम्पायर का अंत माना जाता है, भले ही ईस्टर्न एम्पायर उसके बाद भी कायम रहा। तो यहाँ रोम का राजनीतिक अस्तित्व भले ही बट गया और गिर गया हो, लेकिन उसकी राख से ही आज की मॉडर्न दुनिया की नींव पड़ी थी। आइए इस सफर के आखिरी हिस्से को देखते हैं, द एवरलास्टिंग रोमन लेगेसी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि रोम की भाषा, उनके कानून और डिजाइन का प्रभाव आज भी हमारी लाइफ पर कितना ज्यादा है। लैटिन भाषा से ही तो आज की मॉडर्न रोमांस लैंग्वेजेस निकली हैं। उनका रोमन लॉ आज के नेपोलियनिक कोड और कई मॉडर्न लीगल सिस्टम्स का आधार है। और उनकी आर्किटेक्चर, उसने तो रेनेसां, नियोक्लासिकल और यहाँ तक कि इस्लामिक आर्किटेक्चर को भी गहरा इन्फ्लुएंस किया है। और ये सब जानकर हम एक बेहद दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। हमारी मॉडर्न दुनिया का दरअसल कितना बड़ा हिस्सा अभी भी बस रोमन ही है? थोड़ा सोचकर देखिए, रोम के रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशंस ने ही अर्ली यूनाइटेड स्टेट्स और आज की हमारी मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स को सीधे तौर पर प्रेरित किया है। एक साम्राज्य जो हजारों साल पहले शुरू हुआ था ना, वो सच में आज भी हमारी सोच, हमारे कानून और हमारे आसपास के स्ट्रक्चर्स में जिंदा है ना हैरानी की बात। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।